क्या नींबू मिर्च का वो टोटका सच में काम करता है? क्या किसी के घर में अचानक सब कुछ गलत होने का कारण वास्तु है? या फिर टोना टोटका सिर्फ हमारी बेचैनी का निकम्मा इलाज है? आज हम टोना टोटका के पीछे का विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक ताने बाने को खोलेंगे और बताएंगे कि कब ये हानिकारक होता है और कब बस एक मन का सहारा। नमस्कार। आज की कहानी इंसान के उस हिस्से की है जो अनिश्चितता से डरता है और नियंत्रित करना चाहता है। टोना टोटका, रस्में और लकी चार्म्स, ये सब उसी डर के जवाब है। हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग तंत्र, जादू या छोटा सा उपाय अपनाते हैं, क्या वैज्ञानिक मतलबी स्पष्टीकरण है, और जब ये विश्वास नुकसान दे रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं। स्क्रिप्ट की रूपरेखा, यानी मैं इस वीडियो में आपसे क्या क्या चीजें शेयर करूंगा। इस वीडियो को हमने 6 भागों में बांटा है ताकि आप विषय को क्रमबद्ध और गहराई से समझ सकें। पार्ट 1, टोना टोटका क्या है, शब्द और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। पार्ट 2, मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं, मैजिकल थिंकिंग, रूटीन और कंट्रोल की जरूरत। पार्ट 3, शोध क्या कहता है, प्लेसिबो, रिचुअल्स और चिंता पर प्रभाव। पार्ट 4, नुकसान और शोषण के मामलों की पहचान। पार्ट 5, व्यावहारिक मनोथेरेप्यूटिक तरीके और बातचीत के टिप्स। इन द एंड, निष्कर्ष और सुझाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, टोना टोटका, अर्थ और जड़ें। लोक जीवन में टोना टोटका का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे उपाय, मंत्र, जड़ी बूटी या रीति रिवाज जिन्हें लोग बुरी नजर या नकारात्मक असर से बचने या फिर किसी लाभ को जल्दी पाने के लिए अपनाते हैं। इसकी जड़ें सिर्फ पुरानी किताबों और शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही लोक कथाओं और धार्मिक परंपराओं में भी मिलती हैं। भारत में नींबू मिर्च लटकाना, काला तिल छिड़कना या काले धागे बांधना तो आम दृश्य हैं, लेकिन हर क्षेत्र और समुदाय के अपने अलग अलग तरीके और मान्यताएं हैं, जिनमें अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थ गहराई से जुड़े रहते हैं। इन उपायों की लोकप्रियता का कारण भी यही है कि वे जीवन की उलझी हुई समस्याओं का सीधा, तुरंत और दिखाई देने वाला समाधान पेश करते हैं। खासकर तब जब इंसान खुद को असहाय या वंचित महसूस करता है, तो ये छोटे छोटे उपाय उसे नियंत्रण और उम्मीद का एहसास देते हैं। भाग 2, मनोविज्ञान, लोग टोना टोटका क्यों अपनाते हैं। भाग 1 में आपने देखा कि टोना टोटका सिर्फ लोक कथा या परंपरा नहीं, बल्कि हमारी सोच और जीवन का हिस्सा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, लोग इन्हें अपनाते क्यों हैं। यहीं पर मनोविज्ञान हमें असली जवाब देता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। 1, अनिश्चितता और नियंत्रण की चाह। सोचिए, जब जिंदगी हाथ से निकलती हुई लगे, बीमारी हो, परीक्षा का दबाव हो या बिजनेस में रिस्क हो, तो मनुष्य तुरंत कंट्रोल पाना चाहता है। ऐसे समय पर टोटके और रिचुअल्स मददगार लगते हैं। वे हमें एहसास दिलाते हैं कि ठीक है, मैं कम से कम कुछ तो कर रहा हूं। रिसर्च भी यही कहती है कि जब अनिश्चितता और चिंता बढ़ती है, लोग अंधविश्वास और टोटकों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। 2, जादुई सोच और दिमाग की दोहरी प्रक्रिया। हमारा दिमाग 2 तरीके से सोचता है। पहला, तेज और भावनात्मक। दूसरा, धीमा और तार्किक। मैजिकल थिंकिंग अक्सर उसी तेज, सहज मोड से आती है। हम कई बार जानते हैं कि चीजें तर्कसंगत नहीं हैं, फिर भी करते हैं। इसे मनोविज्ञान में एक्वाइसेंस कहते हैं, यानी गलती पकड़ने के बाद भी उस पर अमल करना। यही वजह है कि कई पढ़े लिखे लोग भी तावीज या नजर उतरवाने पर यकीन करते हैं। 3, इनाम, सीख और प्लेसिबो इफेक्ट। अगर किसी टोटके के बाद संयोग से कुछ अच्छा हो जाए, तो दिमाग तुरंत मान लेता है कि यही काम करता है। यह कंडीशनिंग है जो हमें वही व्यवहार दोहराने पर मजबूर करती है। रिसर्च ने तो यहां तक दिखाया है कि अंधविश्वासी लोग प्लेसिबो परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी सिर्फ विश्वास ने ही उनके अनुभव को बदल दिया। 4, रस्मों का मनोवैज्ञानिक फायदा। शादी, परीक्षा या किसी बड़े काम से पहले लोग खास रिवाज करते हैं। रिसर्च कहती है कि किसी भी क्रिया को अगर रिचुअल नाम दे दिया जाए, तो वही क्रिया तनाव घटाने और आत्मसंयम बढ़ाने में ज्यादा असरदार हो जाती है। सरल शब्दों में, रिवाज हमारे दिमाग को स्थिर करते हैं और हमें अंदर से मजबूत महसूस कराते हैं। तो देखा आपने,
टोना टोटका महज अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की गहरी जरूरतों और सोच की आदतों का आईना है। भाग 3। शोध क्या कहता है? प्लेसिबो, रिचुअल्स और चिंता पर असर। भाग 2 में हमने जाना कि इंसान क्यों टोना टोटका अपनाता है। अनिश्चितता, नियंत्रण की चाह, जादुई सोच, कंडीशनिंग और रिवाजों की ताकत। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ भ्रम है या फिर सचमुच इसका असर होता है? और अगर असर होता है तो क्यों होता है? यहीं पर वैज्ञानिक शोध हमें बहुत रोचक और गहरे जवाब देता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लेसेबो इफेक्ट की। चिकित्सा विज्ञान में प्लेसेबो शब्द का मतलब है ऐसा नकली इलाज जिसमें दवा या असर करने वाली कोई असली चीज नहीं होती। फिर भी अगर मरीज ये मान ले कि ये दवा काम करेगी, तो उसका शरीर और दिमाग उस विश्वास पर प्रतिक्रिया करने लगता है। मान लीजिए, डॉक्टर आपको 2 तरह की गोलियां देता है। पहली असली दवा है, दूसरी सिर्फ शक्कर की बनी एक नकली गोली है। अब अगर आप उस नकली गोली को भी पूरे विश्वास से लें, तो कई बार आपकी तकलीफ वाकई कम हो सकती है। वैज्ञानिक इसे माइंड ओवर बॉडी नहीं बल्कि माइंड थ्रू बॉडी कहते हैं। यानी मन अपने विश्वास के जरिए शरीर की प्रतिक्रियाओं को बदल देता है। टोना टोटका और प्लेसेबो इफेक्ट। अगर आप किसी लकी चार्म, तावीज, लाल धागा या पूजा के टोटके पर विश्वास करते हैं, तो वही प्लेसेबो प्रभाव काम करने लगता है। शोध दिखाता है कि लोग जब लकी पेन से लिखते हैं या लकी टी शर्ट पहनकर खेलते हैं, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इसका कारण ये नहीं कि पेन या टी शर्ट में कोई जादू है, बल्कि ये कि दिमाग आत्मविश्वास और फोकस बढ़ा देता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ब्रुक्स और साथियों ने एक दिलचस्प स्टडी की। उन्होंने देखा कि जब लोग किसी भी साधारण गतिविधि को रिचुअल का नाम दे देते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। एक ग्रुप को गाने से पहले कुछ साधारण स्टेप्स दिए गए, जैसे ताली बजाना, गहरी सांस लेना और एक छोटी सी लाइन बोलना। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि सीधे गाना शुरू करें। नतीजा, जो लोग पहले उस छोटी सी गतिविधि को रिचुअल मानकर करते थे, उनका प्रदर्शन ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था और उनकी चिंता कम थी। क्यों होता है ऐसा? रिचुअल्स हमें ये एहसास कराते हैं कि हम तैयार हैं। वे दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि अब समय है फोकस करने का, और यही सिग्नल हमारी नर्वस एनर्जी को शांत करता है। क्रिकेट में बल्लेबाज का बार बार बैट घुमाना, गायक का गाने से पहले आंखें बंद करके नमस्कार करना, छात्र का परीक्षा से पहले खास पेन को हाथ में पकड़ना, ये सब असल में रिचुअल्स हैं जो हमारे दिमाग को स्थिरता देते हैं। अब बात करते हैं उस परिस्थिति की जब इंसान अनिश्चितता में होता है। शोध बताता है कि जितनी ज्यादा अनिश्चितता, उतना ज्यादा अंधविश्वास। एक स्टडी में देखा गया कि परीक्षा देने वाले छात्र अक्सर पेन, नोटबुक या किसी खास रंग के कपड़े को लकी मान लेते हैं। इसी तरह फुटबॉल और क्रिकेट खिलाड़ियों में भी बहुत से सुपरस्टिशंस पाए गए। कुछ खिलाड़ी हमेशा बायां मोजा पहले पहनते हैं, कुछ एक ही गाना सुनते हैं और कुछ मैदान में कदम रखने से पहले प्रार्थना करते हैं। अनिश्चितता हमें बेचैन करती है। हमें लगता है कि नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे में टोटके और अंधविश्वास हमें ये एहसास कराते हैं कि कुछ तो हमारे कंट्रोल में है। ये एहसास भले ही झूठा हो, लेकिन चिंता कम करने में बेहद कारगर है। अब आते हैं दिमाग की प्रयोगशाला में। जब हम कोई टोटका करते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि इससे असर होगा, तो हमारे मस्तिष्क में वास्तविक बदलाव होता है। कौन से बदलाव? पहला, डोपामीन रिलीज। ये रिवार्ड केमिकल है। जब हमें उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो डोपामीन रिलीज होता है। ये हमें मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाता है। दूसरा, ब्रेन रिलीजेस एंडोर्फिन्स। इन्हें नेचुरल पेन किलर कहा जाता है। ये मूड को बेहतर करते हैं और दर्द तक कम कर सकते हैं। तीसरा, कॉर्टिसोल में कमी। जब हम रिचुअल्स करते हैं तो तनाव का केमिकल कॉर्टिसोल घट जाता है। इसका मतलब है कि चिंता कम होती है और परफॉर्मेंस बेहतर होता है। भले ही टोटके का बाहरी कारण वैज्ञानिक ना हो, लेकिन उसका असर दिमाग की केमिकल रिएक्शन से असली महसूस होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं, मैंने ये किया और मुझे सच में फर्क पड़ा। उदाहरणों से समझें। एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हमेशा बायां मोजा पहले पहनता था। वे कहता था कि अगर ऐसा ना करे तो उसका खेल बिगड़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने देखा कि मोजे में कोई जादू नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता था कि प्रदर्शन खुद ब खुद अच्छा हो जाता था।
कई छात्र मानते हैं कि उनका एक खास पेन लकी है। परीक्षा के दौरान वही पेन पकड़ते हैं और सच में बेहतर परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग शांत रहता है और चिंता घट जाती है। भारत में लोग पूजा, आरती या मंत्र का सहारा लेते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भी रिचुअल्स हैं। ये क्रियाएं दिमाग को संकेत देती हैं कि अब मैं सुरक्षित हूं। इससे तनाव कम होता है और मन स्थिर होता है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या अंधविश्वास खतरनाक भी हो सकता है? हाँ, अगर इंसान हर समस्या का हल सिर्फ टोटके में खोजने लगे और असली कदम ना उठाए तो ये नुकसानदेह है। जैसे बीमारी में इलाज छोड़कर सिर्फ टोटकों पर भरोसा करना। मतलब टोटके और रिचुअल्स का असर मनोवैज्ञानिक स्तर पर है, लेकिन असली समाधान के साथ संतुलित होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या देखा? प्लेसेबो इफेक्ट बताता है कि विश्वास अकेले ही शरीर और मन पर असर डाल सकता है। रिचुअल्स चिंता घटाकर प्रदर्शन बढ़ाते हैं। अनिश्चितता इंसान को अंधविश्वास की ओर खींचती है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि टोटके सच में दिमाग के केमिकल्स को बदलते हैं। यानी टोना टोटका महज अंधविश्वास नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें दिमाग और शरीर दोनों शामिल होते हैं। इसलिए इसका असर भले ही वैज्ञानिक तर्क से न समझाया जा सके, लेकिन अनुभव बिल्कुल असली होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये सब तो बस अंधविश्वास है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, हाँ हो सकता है, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि विश्वास का असर असली होता है। भाग 4 नुकसान और शोषण के मामले। अब तक हमने देखा कि टोना टोटका और रिचुअल्स का असर केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उसमें मनोविज्ञान, प्लेसिबो और दिमागी केमिकल्स की भूमिका भी शामिल होती है। यही वजह है कि लाखों लोग इन्हें अपनाते हैं और इन्हें कारगर मानते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, वो है इसके दुरुपयोग और उससे होने वाले गहरे नुकसान। समस्या तब शुरू होती है जब विश्वास को डर का हथियार बना दिया जाता है। भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में हमने देखा है कि कुछ लोग खुद को गुरु, बाबा या तांत्रिक बताकर भोले भाले लोगों का शोषण करते हैं। वे डर फैलाते हैं कि अगर आपने उनका सुझाया टोटका नहीं किया तो आपके घर में संकट आ जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा, शादी टूट जाएगी या व्यापार चौपट हो जाएगा। डर वो जमीन है जिस पर शोषण सबसे आसानी से पनपता है। जब इंसान डर जाता है तो वो तर्क छोड़कर हर वो काम करने लगता है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए, और यही पल शोषण का दरवाजा खोल देता है। ऐसे हालात में अक्सर आर्थिक शोषण सबसे पहले सामने आता है। लोग अपनी जमा पूंजी तक निकालकर इन तथाकथित बाबाओं के पास ले जाते हैं। कोई कहता है कि ये विशेष पूजा करानी होगी, इसमें 5,000 लगेंगे। कोई कहता है कि ये ताबीज आपको पहनना होगा, इसकी कीमत 25,000 है। और लोग जिनके मन में पहले से ही डर और बेचैनी होती है, बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं। दुख की बात यह है कि ये सब एक आस्था के नाम पर किया जाता है। इंसान ये सोचकर चुपचाप पैसा देता है कि शायद यही उसे संकट से बचा ले, लेकिन असल में ये डर के कारोबार से ज्यादा कुछ नहीं। नुकसान केवल पैसों का ही नहीं, स्वास्थ्य का भी होता है। बहुत से लोग जब गंभीर बीमारियों से जूझते हैं तो सबसे पहले अस्पताल जाने की बजाय किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाते हैं। उन्हें समझाया जाता है कि बीमारी बुरी नज़र या किसी के टोटके का नतीजा है। नतीजा ये होता है कि असली इलाज में देरी हो जाती है। कई मामलों में ये देरी जानलेवा साबित होती है। एक साधारण सी बीमारी जो समय पर इलाज मिलने पर ठीक हो सकती थी, वही गंभीर रूप ले लेती है, और परिवार अंत में समझता है कि उसने कितना कीमती समय और पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन तब तक कई बार देर हो चुकी होती है। ये नुकसान केवल शरीर का नहीं, दिमाग का भी है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी टोटके पर पूरा भरोसा करता है और फिर भी उसे फायदा नहीं मिलता, तो उसके मन में क्या चलता होगा? सबसे पहले वो खुद को ही दोष देने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने सही तरीके से टोटका नहीं किया, या शायद उसकी श्रद्धा कम थी, या शायद उसने कुछ गलती कर दी। ये आत्मग्लानि धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। इंसान को लगता है कि वो नाकाम है। ये भावना अवसाद और डिप्रेशन तक ले जा सकती है, और यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा है। इंसान का मन बेहद संवेदनशील होता है। जब कोई चीज उसके विश्वास पर चोट करती है तो उसका असर और भी गहरा होता है। टोना टोटका ना सिर्फ गलत उम्मीदें जगा सकता है, बल्कि उन उम्मीदों के टूटने पर व्यक्ति मानसिक रूप से टूट भी जाता है। ऐसे में उसका अपने आप पर भरोसा भी कम हो जाता है। एक और नुकसान जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है सामाजिक तनाव।
घर परिवारों में ये मसला आम है कि कोई एक सदस्य टोटकों में पूरा विश्वास करता है और दूसरा उसे पागलपन मानता है। इस टकराव से रिश्तों में खटास आ जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए पत्नी किसी समस्या का हल टोटके में खोजती है और पति कहता है कि यह सब बकवास है। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। पत्नी को लगता है कि पति उसकी आस्था का मजाक उड़ा रहा है और पति को लगता है कि पत्नी अंधविश्वास में फंस रही है। ये विवाद धीरे धीरे भावनात्मक दूरी में बदल सकता है। बच्चे भी इन तनावों का असर महसूस करते हैं। कई बार तो परिवार इस कारण से दो हिस्सों में बंट जाता है, एक विश्वासियों का और दूसरा ना मानने वालों का। समाज में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। एक और लोग कहते हैं कि टोटके हमारी परंपरा का हिस्सा हैं और हमें इन्हें मानना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग है जो इसे सीधे सीधे अंधविश्वास और पाखंड कहता है। दोनों पक्षों के बीच खिंचाव बढ़ता है और सामाजिक बहसें कटु हो जाती हैं। इस तनाव का एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि लोग विज्ञान और आस्था को एक दूसरे के दुश्मन की तरह देखने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विज्ञान और आस्था दोनों का अपना अपना दायरा है। लेकिन जब आस्था शोषण और नुकसान का कारण बनने लगे तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। इन नुकसानों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो जगह है जहां टोना टोटका का मनोवैज्ञानिक लाभ खत्म होकर उसका सामाजिक और व्यक्तिगत नुकसान शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि रिचुअल्स और विश्वास चिंता को कम कर सकते हैं, लेकिन जब वही चीज शोषण, आर्थिक बर्बादी, स्वास्थ्य में देरी और मानसिक तनाव का कारण बनती है, तो उसका कोई लाभ नहीं रह जाता। असल चुनौती यही है कि लोग किस तरह ये पहचाने कि कब एक विश्वास उन्हें सहारा दे रहा है और कब वही विश्वास उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखा आपने, टोना टोटका केवल मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की कहानी नहीं है। ये इंसानी अनुभव का वो पहलू भी है जहां विश्वास और डर का खेल चलता है। एक और ये आत्मविश्वास और स्थिरता दे सकता है और दूसरी ओर यही विश्वास आर्थिक शोषण, मानसिक बोझ और सामाजिक तनाव का कारण भी बन सकता है। यही वो बारीक रेखा है जिस पर चलना बेहद जरूरी है। भाग 5, व्यावहारिक मनोथेरेप्यूटिक तरीके और बातचीत के सुझाव। अब तक हमने ये समझा कि टोना टोटका सिर्फ आस्था की बात नहीं है, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंस स्तर पर असर भी होता है। हमने ये भी देखा कि कभी-कभी यही आस्था शोषण, मानसिक बोझ और सामाजिक तनाव का कारण बन जाती है। ऐसे में अगला स्वाभाविक सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। हम कैसे उन लोगों से बात करें जो टोटकों पर बहुत गहरा विश्वास रखते हैं, और कैसे उन्हें धीरे-धीरे एक स्वस्थ दिशा में ले जाएं। सबसे पहली बात ये समझनी जरूरी है कि किसी के विश्वास पर सीधे हमला करना कभी कारगर नहीं होता। अगर आप किसी को सीधा कह दें कि ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब गलत है, तो वो व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। उसे लगेगा कि आप उसकी आस्था का मजाक बना रहे हैं और वो आपकी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देगा। इसलिए मनोचिकित्सा या पारिवारिक बातचीत की शुरुआत हमेशा सहानुभूति से करनी चाहिए। इसका मतलब है कि पहले उसकी चिंता और डर को मान्यता दीजिए। अगर कोई कहता है कि मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर बुरा असर कर दिया है, तो उसका मजाक ना उड़ाइए, बल्कि कहिए, मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारे लिए परेशान करने वाला अनुभव है। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है, तभी वो आगे की चर्चा के लिए खुलता है। इसके बाद धीरे धीरे विकल्पों की बात करनी चाहिए। याद रखिए, इंसान का विश्वास अचानक नहीं बदलता। अगर किसी ने सालों से ये मान लिया है कि नींबू मिर्च लटकाने से बुरी नजर हटती है, तो आप एक झटके में उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप एक संतुलित रास्ता सुझा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ठीक है, तुम नींबू मिर्च भी लगा लो, लेकिन साथ ही डॉक्टर की दवा भी लेते हैं। इस तरह आप उसके विश्वास को एकदम नकारे बिना उसमें एक नया तत्व जोड़ देते हैं। धीरे धीरे जब व्यक्ति देखेगा कि असली फायदा दवा से हो रहा है, तो उसका भरोसा विज्ञान और तर्क की ओर बढ़ेगा। मनोविज्ञान में एक बहुत प्रभावी तरीका है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। ये थेरेपी धीरे धीरे व्यक्ति को ये दिखाने पर आधारित है कि घटनाएं वास्तव में टोटकों से नहीं जुड़ी होती, बल्कि उनके पीछे वास्तविक और तर्कसंगत कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मानता है कि मेरी परीक्षा इसलिए खराब हुई क्योंकि मैंने पूछा नहीं की, तो थेरेपिस्ट उसे धीरे धीरे ये देखने में मदद करता है कि असल कारण उसकी तैयारी की कमी या ध्यान की कमी थी।
जब व्यक्ति खुद अपने अनुभवों में ये पैटर्न पहचानने लगता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे पुरानी सोच से बाहर आने लगता है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। इंसान को रिचुअल्स की जरूरत होती है। ये जरूरत मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहरी है, क्योंकि रिचुअल्स हमें स्थिरता और नियंत्रण का एहसास देते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति टोटकों से बाहर निकले, तो हमें सिर्फ नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उसे हेल्दी विकल्प देने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज नींबू मिर्च लटकाकर सुकून पाता है, तो आप उसे योग, ध्यान या सांस की साधनाएं सुझा सकते हैं। ये भी रिचुअल्स ही हैं, लेकिन इनमें तर्क और स्वास्थ्य दोनों का मेल है। जब व्यक्ति इन्हें अपनाता है तो उसे वही स्थिरता और सुरक्षा का एहसास मिलता है जो वो टोटकों से खोज रहा था, लेकिन साथ ही उसका मन और शरीर वास्तव में भी मजबूत होते हैं। परिवार की भूमिका भी इस प्रक्रिया में बहुत अहम है। कई बार देखा जाता है कि परिवार के सदस्य उस व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगते हैं जो टोटकों में विश्वास रखता है, लेकिन मजाक उड़ाना उल्टा असर डालता है। वो व्यक्ति और जिद्दी हो जाता है और कहता है, देखो, ये लोग मुझे समझते ही नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि संवाद की जगह दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए परिवार में खुला संवाद होना चाहिए। बातचीत इस अंदाज में हो कि हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम सब मिलकर सुरक्षित हैं। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा है, तब वो धीरे धीरे नए दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार होता है। मनोचिकित्सा में यह भी देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके विश्वासों के कारण शर्मिंदा किया जाए तो वो कभी बदलाव नहीं लाता, लेकिन अगर उसके विश्वासों को मान्यता दी जाए और धीरे धीरे उसमें तर्क के बीज डाले जाएं, तो वो खुद बदलाव की ओर बढ़ता है। ये प्रक्रिया समय लेती है, कभी कभी महीनों, कभी कभी सालों, लेकिन यही सबसे टिकाऊ रास्ता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाता है। अगर आप उसे डांटेंगे कि बेवकूफ, अंधेरे में डरते हो, तो वो और रोएगा। लेकिन अगर आप उसे गले लगाकर कहेंगे कि हाँ, अंधेरा डरावना लगता है, लेकिन देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसका डर कम होगा। बिल्कुल इसी तरह टोना टोटके में विश्वास करने वाले व्यक्ति को भी सहारे और सुरक्षा की जरूरत होती है, ना कि ताने और मजाक की। व्यावहारिक स्तर पर हम ये भी कर सकते हैं कि परिवार में छोटे छोटे हेल्दी रिचुअल्स मिलकर बनाएं। जैसे सुबह सब मिलकर 5 मिनट ध्यान करें, शाम को टहलने जाएं, या हफ्ते में 1 दिन पारिवारिक चर्चा का समय निकालें। ये सब गतिविधियां भी सुरक्षा और स्थिरता का वही एहसास देती हैं, लेकिन इनमें अंधविश्वास का खतरा नहीं होता। कभी कभी ये भी मददगार होता है कि व्यक्ति को छोटे छोटे प्रयोग करने दिए जाएं। जैसे उसे कहा जाए कि चलो इस बार बिना टोटके के कोशिश करके देखते हैं, और अगर काम नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे तरीके से करेंगे। कई बार जब व्यक्ति अनुभव करता है कि बिना टोटके के भी सब ठीक हो गया, तो उसका विश्वास धीरे धीरे हिलने लगता है, और यही वो जगह है जहां बदलाव की शुरुआत होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, परिवर्तन कभी थोपने से नहीं आता। आस्था और विश्वास इंसान की पहचान का हिस्सा होते हैं। जब आप किसी के विश्वास को सीधे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो इसे अपने पहचान पर हमला मानता है। लेकिन जब आप उसके विश्वास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और उसमें धीरे धीरे नए रास्ते जोड़ते हैं, तो वो अपने आप उन रास्तों पर चलने लगता है। यही मनोचिकित्सा की असली ताकत है, किसी को मजबूर करके नहीं, बल्कि सहारा देकर उसके भीतर से बदलाव लाना। तो समाधान ये नहीं है कि हम अंधविश्वास से लड़ाई छेड़ दें। समाधान ये है कि हम लोगों के डर और चिंताओं को समझें, उन्हें सहारा दें, उन्हें हेल्दी विकल्प सुझाएं और परिवार में संवाद बनाए रखें। यही वो व्यावहारिक रास्ता है जिससे हम टोना टोटके की जकड़ से बाहर आ सकते हैं और साथ ही व्यक्ति को स्थिरता और सुरक्षा भी दे सकते हैं जिसकी तलाश वो कर रहा है। टोना टोटका की दुनिया सिर्फ काली जादू वाली फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। कभी ये हमें मनोवैज्ञानिक सहारा देते हैं, चिंता घटाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और कभी ये हमारे लिए खतरा भी बन जाते हैं, खासकर तब जब ये शोषण का कारण बने, बीमारी के इलाज को देर कर दें या परिवार और रिश्तों में दरार डाल दें। यही वजह है कि अंधविश्वास पर सिर्फ हंसना काफी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। लोगों को डांटने से नहीं, बल्कि सुरक्षित विकल्प और वैज्ञानिक जानकारी देने से ज्यादा असर होता है। और अगर हम समाज में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता फैला पाएं, तो यकीन मानिए यही सबसे बड़ा और असली टोटका होगा। अंत में बस एक बात याद रखिए,
आपकी असली सुरक्षा किसी ताबीज, मंत्र या टोटके में नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके ज्ञान और आपके आत्मविश्वास में है। और अब बारी आपकी है। क्या आपके घर या मोहल्ले में कोई ऐसा टोटका है जिसे लोग जरूर मानते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया कि वो सचमुच असरदार था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी गहरे राज खोलने वाले हैं, जहां विज्ञान और विश्वास मिलते हैं और मनोविज्ञान के साथ आपकी जिंदगी बदल सकती है।